नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्री स्टडी की इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है। और अभी जो इनका लेटेस्टली एग्ज़ाम भी चल रहा है। अभी आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था और अब आपका नेक्स्ट जो है नॉन वालों को बता रही हूँ मैं आपको, उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है पॉलिटिकल साइंस का। और उसके बाद सोल वगैरह के भी एग्ज़ाम है और रेगुलर वगैरह के भी एग्ज़ाम सभी चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक में है और उसी के पीरियड में है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्या करना है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको ना बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाए कि पूरे चैप्टर्स में, या फिर आप ये कह सकते हो कि पूरी किताब में, बुक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, पूरी किताब के अंदर जितने भी आपके यूनिट्स दिए हुए हैं उन पूरे यूनिट्स में से आप इस तरीके से यूनिट को समझ जाओ कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस यूनिट से क्या क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब समझे आप मेरा। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पूरी बुक के सिलेबस को हम इस तरीके से इस वीडियो में जान लेंगे कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, हमें ये पता चल जाए, ताकि हम उसी के हिसाब से जो टॉपिक हमें बहुत आसान लगे उसी को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन रह जाएगा, आपके पास सेलेक्टेड ऑप्शन रह जाएगा कि जो आपको अच्छा रहेगा आप उसी को प्रिपेयर करोगे। ठीक, रही बात एग्जाम्स की, तो करना आपको अटैम्प्ट यहाँ पर 5 ही क्वेश्चंस है। डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है तो क्या कहते हैं, अगर मार्किंग स्कीम चेंज की तो मुश्किल से मुश्किल 4 क्वेश्चन देगा, अगर 18.5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया तो। अदरवाइज 5 क्वेश्चन आपको करने को देगा, जो कि 17 17.5 नंबर का होता है। क्लियर है। और होप सो एक चीज़ है कि आपके अभी तक के जो भी एग्ज़ाम्स गए होंगे बहुत बढ़िया गए होंगे, क्योंकि 6th सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं, वो जितने भी पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को देख के वही लगाए जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस वही आए रिपीटेड, चाहे वो हिस्ट्री का है या फिर कंप्लीट बिजनेस या फिर वो मैनेजमेंट वाला पेपर। इनमें से कोई सा भी पेपर जो हुआ था वो वही प्रश्न आए थे जो हमने करवाए हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस की भी इससे पहले काफ़ी सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बन चुकी है। आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सारे नोट्स रिटर्न फॉर्म में आपको PDF, सारा स्टडी मटेरियल वहीं पे मिलेगा, कोई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई आंसर आप अपनी तरफ से लिखते हो वो आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, तो आप हमसे वहाँ पे पर्सनली पूछ भी सकते हो। फिलहाल यहीं तक का इंट्रो था। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। पॉलिटिकल साइंस में देखिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और वो वैश्वीकरण से क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से भी पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए UNO से आपका क्वेश्चन आएगा, इसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना पे, और साथ में राजनीति में इसकी भूमिका क्या थी। ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़ नहीं रही हूँ, सिंपल ये बता रही हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सिर्फ क्वेश्चन दिखा करके। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से भी क्वेश्चन आएगा। ये इसके लेकर के जो भी क्वेश्चन आएगा इस पर ऑलरेडी हमने आंसर की वीडियो बना दी है। उसके अलावा देखिए भूमंडलीय तापमान यानी कि यहाँ पे पर्यावरण मुद्दे को लेकर के भी प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन, ये दोनों एक ही यूनिट से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, गरीबी क्या है और वैश्विक गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभाव। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था एंड क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका 6th वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम है और एक ही यूनिट से क्वेश्चन आया है। तो ये देखिए ये किए कि एक ही यूनिट से आपके दो क्वेश्चन तो टकराएंगे, तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप परफेक्टली किसी भी एक यूनिट को करके जा सकते हो। ठीक है ना। देखिए मेरा बेसिकली जो मुद्दा था वो मैं आपको एक स्टडी, हाँ, इसके थ्रू बताती हूँ। देखिए, हाँ, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस में आपको टोटल 3 ही यूनिट पढ़नी है। ठीक, एक है वैश्वीकरण यूनिट नंबर 1, सेकंड है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनिट नंबर 2, और थर्ड है पर्यावरण मुद्दे यूनिट नंबर 3। इसके अंदर भी कई सारे सब चैप्टर्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए वैश्वीकरण अगर आपको पढ़ना है, वैश्वीकरण वाला अगर आप चैप्टर करते हो तो आप अच्छे से करके जाइएगा कि वैश्वीकरण क्या है, इसकी परिभाषा याद करके जाइएगा, निर्माण इसका कब हुआ, भारत में कब लागू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे, ये 4 पॉइंट्स आप याद करना, और आयाम से भी प्रश्न बनेगा। इसके अलावा कहीं से भी वैश्वीकरण से प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी घुमा दे, क्वेश्चन कैसे भी बोल दे, आपको इन्हीं तरीक़ों से आंसर लिखना है। क्लियर है, वैश्वीकरण से कुछ नहीं पूछेगा अगर यूनिट नंबर 1 कवर करते हो तो। यूनिट नंबर 2 यानी कि UNO से है, अगर UNO वाला यूनिट आपको करना है, आप UNO वाला करोगे तो यहाँ से भी आपको कम से कम 3 प्रश्न टकराएंगे। ठीक है, तो UNO क्या है आपको ये पता होना चाहिए, क्या संरचना है, कार्य क्या है, क्या महत्व है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक, उसके अलावा आपको WTO के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो वर्ल्ड
यहाँ पे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और साथ ही साथ ब्रिस्क, ये तीनों टॉपिक इसी यूनिट के अंदर से आते हैं। तो ये सेकंड यूनिट तो बहुत आसान है, ये भी करके जाओगे आप तो भी बहुत है। 2 यूनिट करके चले जाओ मेरे अकॉर्डिंग, 1 यूनिट पूरा और 1 यूनिट का अगर आप आधे टॉपिक्स भी करके जाते हो तो आराम से आप अपना पेपर करके आओगे और बहुत बढ़िया तरीके से करके आओगे। यूनिट नंबर 3 जो है पर्यावरण मुद्दे वाला, एनवायरमेंटल इशू, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना होगा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और इसको लेकर के क्या क्या न्याय कानून बने हुए हैं, ठीक है। तो न्याय अवधारणा, आयाम और जॉन रॉल्स के यहाँ पर सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मुद्दे में ही आपको आगे चल के आतंकवाद और एक और है जो 9/11 की घटना हुई थी, अमेरिका में हुई थी ये 9/11 का घटना, ठीक है, ये आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आतंकवाद है, आतंकवाद के बारे में उसका प्रकार, प्रकृति, कारण, रोकने के आयाम, ये है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो। एक बेसिकली आपके पास बहुत आसान सा आइडिया रहेगा कि चैप्टर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्नों के उत्तर अगर मैं आपको दिखाऊं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लिख सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है यहाँ पे कि वैश्वीकरण क्या है, समकालीन समय में इसकी मुख्य चुनौतियों की विवेचना करनी। देखिए समकालीन बोले यानी कि आज के समय में, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लिखोगे कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए हाँ, इस तरीके से आप लिख सकती हो, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों या समूहों तक या फिर उसके द्वारा व्यापार संबंध को बढ़ाने के लिए बनाया गया जो संबंध होता है उनके बीच का, वही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण हमने एक बार नहीं बहुत बार टॉपिक पढ़ा है, तो आपके लिए कोई नया नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ 2 लाइन में बता देती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल क्या होता है, जहाँ एक ही देश नहीं कई सारे देश होते हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर 2 देश जब आपस में मिलके कोई व्यापार करते हैं, ठीक है। तुम उसका सामान लेके पैसा दे रहे हो, तुम उसका सामान लेके पैसा दे रहे हो, ठीक। तो ये होता है व्यापार करना ही वैश्वीकरण कहलाता है, व्यापार के संबंध में, इसीलिए बोला गया। भारत ने इसकी शुरुआत की थी 1991 में, एलपीजी की जो नीति अपनाई थी वही वैश्वीकरण थी। 1991 में भारत ने अपनाया था और अर्थव्यवस्था को फिर भारत ने दूसरे देशों के लिए खोल दिया था, ठीक। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ पूछा है, देखिए आगे ना यहाँ पर चुनौतियाँ, समस्याएं, इस तरीके से बोले तो यही लिख के आना है। तो सबसे पहली चुनौती आप लिखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय भर्ती संसाधनों की अज्ञातता, अंतर्राष्ट्रीय भर्ती संसाधनों की अज्ञातता। इसके अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देशों के साथ जुड़ जाते हैं परंतु संसाधनों की कमी होती है, जिस वजह से कई बार दोनों देशों की संबंधों में भी खराबी आती है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए भारत है, ठीक। भारत से डील किया अमेरिका ने मसालों को लेकर के, ठीक है, मसाले चाहिए उसको यहाँ पे, पर भारत के अंदर इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है या फिर वो उस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को और उजागर नहीं कर पा रहा है कि अमेरिका की जितनी डिमांड थी वो उसको पूरा कर पाए। तो यहाँ पे अगर वो टाइम पर नहीं देगा उसको, ठीक है, तो क्या होगा कि अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका को लगेगा कि इसके पास तो खुद ही नहीं है, तो संबंध खराब होने का डर होता है। ये है सांस्कृतिक पहचान की हानि और विदेशी श्रमिकों का शोषण। यहाँ पे सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जो विदेश से लोग आते हैं उनका शोषण होता है। आप प्रवास यानी कि लोगों को रहने की वो नहीं मिल पाती है। स्थानीय नौकरियों का नुकसान होता है। पर्यावरण गिरावट, अनुपालन नियमों का पालन नहीं होता है, ये भी वैश्वीकरण की बहुत बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का तालमेल, ये सभी पॉइंट्स आप 8 के 8 लिख सकते हो। मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे। एक्सप्लेन करने का काम आपका खुद का होगा, तो आप कोशिश करो कम से कम 5 से 6, 7 से 8 लाइन में इसको एक्सप्लेन करो। बाकी आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वर्ड्स के थ्रू थोड़ा सा सोचो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। भूमंडलीय तापन वाला अगर प्रश्न आया तो ये आप लिख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे और जीवाश्म ईंधन वाला टॉपिक हम देखेंगे। देखिए भूमंडलीय तापन पे अगर बोलेगा तो भूमंडलीय तापन के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ ये देखिए भूमंडलीय तापन क्या होता है, तो भूमंडलीय तापन का मतलब ये होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है, इसकी मात्रा में जब ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और यही भूमंडलीय तापन होता है। देखिए बहुत इजी है, भू का मतलब होता है भूमि, भूमि का तापमान बढ़ना ही भूमंडलीय तापन है। अभी के टाइम पे देखो आपकी गर्मी इस साल कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, पिछले साल भी थी बट हर साल देखोगे तो गर्मी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। तो ये क्या है, भूमि का अपना तापन है जो निकल रहा है, ये प्रदूषण के कारण ही होता है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो आज के टाइम का सबसे बड़ा इशू है, दिल्ली में तो और बुरा हाल है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इतनी हो रही है, ठीक है। वायु प्रदूषण, उसके अलावा यहाँ पे प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में बना था, और ये इसको बनाने का मकसद, ये जो वैश्वीकरण का मुद्दा जो आया था, ये आया था सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण करने के लिए। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों नियंत्रित करने के लिए क्या था, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो कि हमारी ओजोन परत को बड़ी करती जा रही है, ओजोन परत में छेद करती जा रही है। और ओजोन परत में अगर एक बार बहुत बड़ा होल हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इंसान को स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है, और डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे लिए हार्मफुल है, ये सब आपको पता होगा, ठीक। तो ये सारी स्किन, ये जो है 4-5 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा यहाँ लिखना है। उसके बाद जब जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछे कि इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। जीवाश्म ईंधन के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मरे हुए जो जानवर होते हैं, फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके अवशेष, यानी कि जो इनकी जो स्ट्रक्चर बच जाता है, जैसे कोई जानवर मर गया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया, तो महीने 2 महीने के बाद देखोगे तो उसके यहाँ का मांस वगैरह पूरा मिट्टी में गल जाता है, सिर्फ हड्डी हड्डी बचती है ना। तो क्या है, अवशेष है वो, और जो गला हुआ मांस है वो सब कहाँ है, मिट्टी में घुल गया ये, ठीक। तो समय में अवशेष लंबे समय में इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं। लंबी लाखों साल की प्रक्रिया के बाद ये ईंधन बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सारी, ठीक है। संरक्षण क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत अनुसार ही उपयोग करें, ज़्यादा ज़रूरत है तभी इसका उपयोग करें, कम से कम जो है इस चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, अनवीकरणीय संसाधन है ये। सोलर लाइट, कुकर, इन सब का प्रयोग करें। अब तो सौर ऊर्जा का ही प्रयोग हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, कूलर, यहाँ पर सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें। तो ये पॉइंट्स मैंने 4-5 लिखे ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आप लिख क्या सकते हो, ठीक है। कोई और ऑलमोस्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के हमने सारे ही क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये यूएनओ वाला आंसर है, आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए, यूएनओ की परिभाषा आप इस तरीके से भूमिका में लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर बना करके 6 के 6 जो उनके अंग हैं उनको बताना है, और यूएनओ की भूमिका क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये बता देना है, ठीक है, सब कुछ। बाकी पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका बहुत ईजी आएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको अटेम्प्ट करना ना आ रहा हो और आप चाहते हो उसको पूछना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हो। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अब आपको इतना पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि हाँ मैं पेपर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो अपना थंब अप का निशान ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।